हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों साल 2026 चढ़ गया है और आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ 9 ऐसी कॉमन मिस्टेक। दोस्तों अगर पहली बार 2026 में आप इंडियन पासपोर्ट के ऊपर यूएस, कनाडा या किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा लगवाने जा रहे हो तो दोस्तों 9 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली रीज़न बनती हैं आपके वीज़ा रिजेक्शंस की। दोस्तों ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मिस्टेक्स नहीं है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियोस को देखेंगे जिन्होंने सुने हो इस बारे में, या फिर दोस्तों जिन्होंने पहले कहीं एक्सपीरियंस करा हो वो भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ खासकर जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यूएस, कनाडा या किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं इस चैनल के ऊपर ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस, साथ ही साथ अपने ट्रैवल ब्लॉग्स और कुछ स्पेशल अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ आप इस चैनल के ऊपर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो कॉमन रीजन है वो है दोस्तों इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे कॉमन वीज़ा रिजेक्शन का एक एग्जाम्पल है जो बहुत सारे लोग यूएस, कनाडा या फिर किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा लगवाते हैं दोस्तों, तो वो ये फेस कर चुके हैं। इवन मैं खुद भी पर्सनली ये फेस कर चुका हूँ दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हम अगर कोई अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पूरा तरीके से नहीं भर पाते हैं, या अगर यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में भरना होता है वो नहीं भर पाते हैं, या फिर दोस्तों जो चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो हमारे पास वेरीफाइड नहीं होते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है वही वीज़ा रिजेक्शन का। इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले बताया। तो मेक श्योर दोस्तों कि आप जब भी यूएस, कनाडा या किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा लगवाएं जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको वीएफएस या इंटरव्यू देने के लिए जाना हो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखें और वेरीफाइड रखें, फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ ना करें। दूसरा रीज़न जो है दोस्तों वो है ट्रैवल पर्पस क्लियर ना होना। जी हाँ दोस्तों, ट्रैवल पर्पस क्लियर ना होना का मतलब ये है कि अगर लेट से आप यूएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा दोस्तों कि आप किस रीज़न से जा रहे हो, और वहाँ जाके आप थोड़े नर्वस हो गए और आपने उस चीज़ को बता ही नहीं पाया कॉन्फिडेंट होके कि आपका ट्रैवल का रीज़न क्या है, आपका पर्पस क्या है वहाँ जाने का। यानी दोस्तों उनको अगर ऐसा लगेगा कि आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं है और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उनको अच्छी नहीं लगती है, यानी नेगेटिव लगती है, तो दोस्तों उस केस में वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। ये भी दूसरा एक कॉमन रीज़न है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में वीज़ा रिजेक्शन का एक रीज़न बन जाता है दोस्तों। तो आगे आप जब भी रहें तो कॉन्फिडेंट से रहें और प्रिपेयर करके जाएं अपने आप को, खासकर यूएस अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तीसरा रीज़न जो है दोस्तों वो है आपका ट्रैवल हिस्ट्री ना होना। जी हाँ दोस्तों, ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि फ्रेश पासपोर्ट पे आपका यूएस का या कनाडा का वीज़ा नहीं लग सकता या शेंजन कंट्री का वीज़ा नहीं लग सकता, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले कोई वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा वाली कंट्रीज़ में ट्रैवल करें जहाँ पे आपका थोड़ा सा ट्रैवल हिस्ट्री बने, जहाँ उनको लगे कि ये बंदा पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ में गया है, जेन्युइन तरीके से गया और आया है वापस अपने देश में। उससे क्या होता है ना कि आपका जो बैकग्राउंड होता है ट्रैवल का वो पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है एक वीज़ा मिलने में जो बड़ी कंट्रीज़ का वीज़ा होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ्रेश पासपोर्ट में आप वीज़ा ना लगवाएं, कम से कम 2-3-4 कंट्रीज़ जाएं जो ईजी कंट्रीज़ हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट हमेशा ये करूँगा कि आप पहले किसी ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पे अपना ट्रैवल थोड़ा सा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करें, ट्रैवल हिस्ट्री को अच्छा करें और फिर आप बड़ी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें। चौथा रीज़न जो है दोस्तों वो है आपका पास्ट वीज़ा ओवरस्टे या इलीगल वर्क। दोस्तों ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं, आप सभी ने सुना है, जो जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर और वहाँ पे जाके वो ओवर स्टे कर लेते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। और दोस्तों कई लोग तो ऐसे भी हैं यार जो इलीगली वहाँ जाके टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर काम करते हैं दोस्तों, बसने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल ख़राब हो जाएगी दोस्तों। आप किसी भी कंट्री जाने लायक नहीं होंगे, चाहे वो यूएस, कनाडा तो आप छोड़ दो, अगर आप कोई एक छोटी सी कंट्री भी जाना चाहोगे ना तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि
आपको बेसिकली ब्लैक लिस्ट करा जाता है दोस्तों अगर ओवर स्टे या फिर इलीगल तरीके से अगर आप काम करते हुए पकड़े जाते हो। ये डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है, और इसके अगर आपको रेड फ्लैग मिल जाता है दोस्तों, तो मैं ट्रस्ट कह रहा हूँ आपको, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर आप, कि आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलेगा, चाहे वो वीज़ा ऑन अराइवल हो, चाहे वो ई वीज़ा हो। यूएस, कनाडा और शेंजन का तो आप भूल ही जाओ दोस्तों। तो मेक श्योर कि आप इलीगल स्टे ना करें, और टूरिज्म पर्पज से जा रहे हैं उसी पर्टिकुलर डेज का जितने का वीज़ा है आपका, उसी दिन में आप वापस आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है वीज़ा रिजेक्शंस का। पांचवा रीज़न जो है दोस्तों वो है आपका वीक बैलेंस, या फिर जो फाइनेंशियल प्रूफ है वो प्रॉपरली सपोर्टेड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखो आप यूएस, कनाडा या फिर किसी शेंजन कंट्री में जा रहे हो यार, तो आपके बैंक बैलेंस होना चाहिए कम से कम दोस्तों। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वीज़ा डेट से पहले उसमें पैसे डाल दिए किसी से लेके, और आपने शो करा कि मेरे पास पैसे हैं। नहीं दोस्तों, कम से कम आपके पास 7-8 1 साल से उस बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए जो आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हो, क्योंकि दोस्तों उससे एक स्टेबिलिटी बढ़ती है। उनको पता चलता है कि इसकी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इनकम आ रही है हर महीने, और अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, ये बंदा अपना वापस आएगा। मेक श्योर उनको एक प्रॉपर उनको एक श्योरिटी चाहिए होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट देख के, कि आप वापस आएंगे दोस्तों अपनी कंट्री में, और वहाँ जाके आप इलीगली या फिर वहाँ जाके आप बस नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो मेक श्योर कि आप अपना फाइनेंशियल प्लान या फाइनेंशियल जो बैलेंस है अपने अकाउंट में वो मेंटेन करके रखें, खासकर जब आप इन बड़ी कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो दोस्तों। सातवां रीज़न जो है दोस्तों वो है दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करते हैं, अगर आपके जो होम कंट्री है, यानी अगर आप एग्जाम्पल के लिए इंडिया से आप, ऑब्वियसली मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बता रहा हूँ, तो अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, तो आपके जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना वो अपनी कंट्री से नहीं है। अब उसका क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का मतलब दोस्तों ये है कि ना तो आपके पास अपना कोई जॉब है, ना कोई बिजनेस है, और ना ही आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप दिखा सकें, उनको एक श्योरिटी दे सकें कि यार मेरे पास यहाँ पे अपनी ज़मीन जायदाद है, या फिर मेरे पास अपनी जॉब है पक्की, मेरा अपना बिजनेस है। अगर उनको ये श्योरिटी नहीं मिलती है दोस्तों, तो ट्रस्ट में दोस्तों ये एक सबसे बड़ा रीज़न बन सकता है वीज़ा रिजेक्शंस का। तो मेक श्योर यार आप किसी इन बड़ी कंट्रीज़ का अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली अपनी जॉब या बिजनेस सिक्योरिटी देनी होंगी, वो भी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में दोस्तों, सिर्फ बोल के नहीं। आपको कुछ बताना पड़ेगा यार कि आप जॉब में हैं तो कितने टाइम से हैं जॉब में, बिजनेस में है तो कितने टाइम से हैं, किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, क्या आपकी अर्निंग है, ये सब वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप उसका क्लियर आंसर दें और डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाएं। सातवां जो रीज़न है दोस्तों वो है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब दोस्तों देखो, ये हर बंदे के साथ तो नहीं होता यार, 100 में से एक बंदा ऐसा होगा जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो सकता है, उस किसी दूसरी कंट्री में हो सकता है वो यूएस, कनाडा या फिर शेंजन कंट्रीज जाने से पहले किसी दूसरी कंट्री में जाके उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो गया हो। जैसे मैंने बताया कि 100 में से एक बंदा ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो मेक श्योर ये ज़रूर करना कि आप जब भी किसी कंट्री में ट्रैवल करें, यूएस कनाडा की बात छोड़ दो, अगर आप किसी छोटी कंट्री में भी ट्रैवल करते हो, आप आराम से स्मूथली ट्रैवल करो, घूमो फिरो, आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है। क्रिएट करते हो तो दोस्तों बेसिकली वो एक ऑफेंस है, और वो क्रिमिनल ऑफेंस जब बन जाता है ना, तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत आ सकती है। आठवां रीज़न जो है दोस्तों वो है इनसफिशिएंट ट्रैवल इंश्योरेंस अमाउंट। दोस्तों वैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी एशियन कंट्रीज़ भी जाते हो तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन दोस्तों यूएस, कनाडा या शेंजन कंट्री में अगर आप जाते हैं तो दोस्तों हर कंट्री का अलग अलग ट्रैवल इंश्योरेंस अमाउंट स्पेसिफाइड होता है। जब आप चेकलिस्ट देखते हो तो वहाँ पे स्पेसिफाइड होता है कि आपको कितने की इंश्योरेंस करानी है। तो मेक श्योर दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरा एक फ्रेंड भी था जो अभी यूरोप गया था कुछ ही टाइम पहले, और उसने कम अमाउंट की ट्रैवल इंश्योरेंस करा ली थी सिर्फ पैसे बचाने के लिए दोस्तों, और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था दोस्तों। क्योंकि वीज़ा चेकलिस्ट में लिखा होता है, जहाँ पे आपको चेकलिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, क्लियरली लिखा होता है कि आपको कितने रुपए की आपको इंश्योरेंस करानी है उस कंट्री में विजिट करने की। यानी जिस कंट्री में आप सबसे पहले ट्रैवल कर रहे हो उसका आपको कितना इंश्योरेंस ट्रैवल का कराना होगा, और वो मैंडेटरी होता है दोस्तों।
उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर कि जो भी आप कंट्री जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम लैंड करोगे, जो आपका एक बेसिकली ठिकाना होगा, वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस कंट्री में आप फर्स्ट टाइम जाओगे, वहाँ का ट्रैवल इंश्योरेंस प्लस अमाउंट कितना होना चाहिए वो आपको चेक करके उतने का लेना पड़ेगा, जो आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आखिरी जो है दोस्तों वो है पुअर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। दोस्तों ये मोस्टली यूएस का वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हो तो यार इंडियंस जो हैं यार, बहुत सारे ऐसे इंडियंस मैंने देखे हैं जिनका इंटरव्यू यार, देखो वहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, आप हिंदी में भी बोल सकते हो। उन्होंने वैसे भी अपने अपने ईयर्स में उन्होंने अपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगा रखा होता है दोस्तों। तो जब भी आप वो आपसे जो पूछते हैं उनको इंग्लिश में ही समझ आती है, जो आप हिंदी में भी अगर आप बोलते हो। लेकिन दोस्तों देखो, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का ना, वो पहचान जाते हैं कि कौन जेन्युइन तरीके से जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है इंसान की। तो इसलिए मेक श्योर करिएगा कि आप पूरा प्रिपेयर करके जाएं दोस्तों। थोड़े अपने दोस्तों से राय लें जो ऑलरेडी यूएस कनाडा का वीज़ा लगा के उन्होंने पासपोर्ट में रखा हुआ है, उनसे पूछें, गाइडेंस लें कि उन्होंने किस तरीके के सवाल पूछे हैं और उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाएं थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं दोस्तों आप बिल्कुल रट के जाएं, कोई रटने वाली बात नहीं है। बट हाँ, वो आपसे जो भी पूछे दोस्तों आप कॉन्फिडेंटली बताएं और जेन्युइन तरीके से आप सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे तो कोई भी आपको वीज़ा देने से रोकेगा नहीं दोस्तों यही था इस 9 पर्टिकुलर रीजंस, जो कॉमन रीजंस हैं दोस्तों। आई एम श्योर आप लोगों ने सुने होंगे ये कॉमन रीजन, लेकिन जिन्होंने नहीं सुने तो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा आने वाले साल 2026 में, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बड़ी कंट्रीज का वीज़ा, ठीक है। आई एम श्योर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम,